चलिए शुरुआत करते हैं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सबसे पहले तो ये बताओ एल्कोहल्स और फिनॉल में क्या फ़र्क है। देखो एल्केन है ये, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, बन गया क्या, एल्काइल। जैसे CH4 है, मीथेन है ये, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा आपने, क्या बना, CH3। ये हमारा मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल के अंदर। और इस मिथाइल को आप ले लो और यहां पर एक OH लगा दो, बन गया ये एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल कहने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन वाले जब कार्बन OH से जुड़ जाते हैं उसको हम कहते हैं एल्कोहल। फिनॉल किसे कहते हो, बेंजीन है ये, बेंजीन के पास हर जगह एक हाइड्रोजन है, यहां देख रहे हो आप। हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करा और यहां पर OH जोड़ दिया, बन गया ये फिनॉल। तो फिनॉल और एल्कोहल्स, ईथर्स किसे कहते हैं बाद में देखेंगे, पहले एल्कोहल के टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, क्या होता है इसमें, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो, बाकी उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसे आप 1 डिग्री एल्कोहल कहते हो। 2 डिग्री या फिर इसे सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी के बारे में देखो, यहां पर CH3 है, CH3 है, H OH। जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे सेकेंडरी कहते हैं। सिमिलरली 3 डिग्री या टर्शियरी, 3 कार्बन उसमें जुड़े होंगे। कौन सा कार्बन, जिसके साथ OH कनेक्टेड है वो वाला कार्बन 3 अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। इसके बाद हमारे पास है अलाइल एल्कोहल। अलाइल किसे कहते हैं, तो देखो CH डबल बॉन्ड CH CH OH, याद रखना यहां पर डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अलाइल पोजीशन। समझ में आ रही है बातें, डबल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम अलाइल पोजीशन कहते हैं। यहां पर OH कनेक्टेड होगा, इसको अलाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तुम देर कैसे हो गए भाई, चलो कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास विनाइल है। विनाइल की बात करें, CH डबल बॉन्ड CH OH, डबल बॉन्ड के साथ ही अगर OH कनेक्टेड हो जाए उसी कार्बन के साथ, तो उसे आप कहते हो क्या, विनाइल अल्कोहल। समझ रहे हैं इस बात को। इसके अलावा भी है कुछ कुछ, जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल किसे कहते हैं, बेंजीन ले लिया आपने और बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे OH को तो उसे आप कहोगे फिनॉल। लेकिन हम बेंजीन के साथ कार्बन को कनेक्ट करें और उसके साथ फिर OH को कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। जैसे फिलहाल ये कौन सा बेंजाइल अल्कोहल है, 1 डिग्री वाला है। क्यों 1 डिग्री है, कैसे है 1 डिग्री बताओ। जिसके साथ OH कनेक्टेड है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। 2 डिग्री अगर बनाना हो तो यहाँ CH3 लगा दो, क्योंकि जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन है। ठीक है 3 डिग्री बेंजाइल बनाना है तो 3 हमारे पास इस तरीके से लगा दीजिए। समझ में आ रही है बातें। इसके मैं पूछ रहा हूं नेमिंग बताना, ठीक है। उत्कर्ष देखो सपोज करो ये कार्बन है, OH से कनेक्टेड है, CH3 CH2 CH2 Cl। इसकी नेमिंग करते हैं, चलिए बताइए जल्दी। 1 मिथाइल 2 क्लोरो की 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 1 मिथाइल। सबसे पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास ये, यहां से आप नंबरिंग करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है OH, फंक्शनल ग्रुप यहीं पे जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट पे 2 सब्सटीट्यूट जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कार्बन के नंबर को देखते हैं, कितने हैं, 3 हैं, तो उसे क्या कहोगे, प्रॉप। एन जोड़ा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स में, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, और ऑल जोड़ा जाएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और उससे पहले ये दोनों सफिक्स होते हैं
और इधर क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूट्स को। ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना। तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 क्लोरो 1 मिथाइल। तो ये तो बहुत आसान है, आसानी से हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। नेमिंग में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अच्छा, एक और देख लेते हैं। चलिए इसका नाम बताइए जल्दी से। ये ऐसे लगा दे रहा हूँ, CH2Cl, या फिर हटाओ इसको, रहने दो, CH3 को रहने दो। बताओ इसका नेमिंग जल्दी से। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगा ना, पेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये देखेंगे। ये क्यों देखेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप 1 2 3 4 5 आप देख रहे हो 3 पे और 2 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 3 2 3 पेंट 1 ऑल, सही है। इस तरीके से नेमिंग कर लेना। अच्छा, अब बात करते हैं, नेमिंग में कुछ खास नहीं है बेटा। एक और नेमिंग देख लो, फिनॉल की नेमिंग देख लो साथ में। OH जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक ये है, इसकी नेमिंग बताइए। बिल्कुल, आप इसको देखो, इसके बाद ये आता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं, हाँ। चलिए आप इसको बताइए। 2,4,6 बहुत बढ़िया। इसमें याद रखना, ये हो गया आपका 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। नेमिंग में कुछ खास नहीं है, ठीक है। आइए समझते हैं पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी, ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर ही होगा। क्यों होगा, देखो कार्बन और O के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। समझ में आ रही है बात। और इस तरीके से ये कंपाउंड पोलर होगा। पोलर का क्या सिग्निफिकेंस है, किसी पोलर कंपाउंड की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकता है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बताओ। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग F O और N, ये 3 होने चाहिए। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर आते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, सबसे कम नाइट्रोजन, ठीक है। अगर ये किसी हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करते हैं, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो NH3 है, NH फिर अगला NH फिर अगला NH। अब देखो नाइट्रोजन के पास पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच क्या हो गई, एक बॉन्डिंग हो गई, अट्रैक्शन सेटअप हो गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसी को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो। नाइट्रोजन है ये और इधर हाइड्रोजन है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये पोलर होता है। पोलर का ये सिग्निफिकेंस है कि पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। वाटर में अल्कोहल क्या होता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है बताओ। बहुत बढ़िया। फिनॉल के अंदर कार्बन के नंबर काफी ज्यादा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है वो कार्बन। समझ में आ रही बात। बड़ा पूरा का पूरा बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है ना उसके साथ, हाइड्रोफोबिक होता है। चलिए हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो पहला है फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, समझो बात को।
एसिडिक हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें तो हमारे पास, सुन लो देखो, H2O से रिएक्शन कराइए एसिड के प्रेजेंस में, वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या क्या होता है बताओ, एक होता है OH और एक होता है H, होता है ना। अब देखो यहाँ पर बेंजीन, ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है, इसके साथ इसे आप क्या करोगे, अटैच कराओगे। OH जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां जाके जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो CH3 CHOH CH3, समझो इस चीज को, मार्कोनिकॉप्स एडिशन कहलाता है ये। ठीक है, इसको आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं मार्कोनिकॉप्स एडिशन। ठीक है, पहला तो समझ में आ गया। दूसरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो इसके मैकेनिज्म पे अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक, मैकेनिज्म भी उधर बगल में करा दूंगा। देखो इधर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO क्या होता है। सिमिलरली आपके पास एल्कीन वही तो है, वही है, वाटर नहीं लेना है, यहां पर क्या लेना है, BH3 लेना है। साथ ही साथ और क्या लेना है दूसरे स्टेप के लिए, H2O लेना है, और OH माइनस लेना है, और H2O2 लेना है। समझ में आ रही है बातें। 3 वाटर मॉलिक्यूल आने चाहिए, OH होना चाहिए, और वहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए। जब आप रिएक्शन कराते हो एल्कीन का, इस केस में मार्कोनिकॉप्स हो रहा था, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पर OH जुड़ रहा था, इस जगह हाइड्रोजन जुड़ रहा था, यहाँ OH चला गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला। अब यहाँ उल्टा होगा, हाँ, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, इसको आप नाम देते हो एंटी मार्कोनिकॉप्स। हाँ जी, एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इन दोनों के मैकेनिज्म को देख लेते हैं। देखो मैकेनिज्म जानना जरूरी है, कहीं कहीं जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड में आया था ये। चलो ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का चल लेते हैं पहले, समझो। H2O से रिएक्शन करा रहा हूं एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या होगा बताओ, स्टेप 1, जो ये H2O है ना, HOH, इसी को तो H2O कहते हो, बगल में H प्लस है, ये जाता है इसके पास और ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बारी आती है किसकी, जैसे मान लो मेरे पास सेकंड स्टेप है, स्टेप 2, जब बारी आती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की, और ये HOH H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर है। देखो होता क्या है ये जाता है इसके पास, ठीक है, और इसके प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है। ये समझ में आ रही है बातें, इसके प्रोटॉन को ये खींच लेता है। अब क्या होगा, प्रोटॉन को खींच लेगा, देखो ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, इधर शिफ्ट कराओगे तो नेगेटिव अपीयर होगा, इस नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ना, ऐसे ध्यान से समझो। ये इधर शिफ्ट हुआ तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव अपीयर होगा, डबल बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, बोलो। यहां पर H जुड़ा हूं, बोलता नहीं है, CH2 और एक हाइड्रोजन चला गया, CH3 प्लस बन गया। ठीक है, अच्छा तुम बताओ मेरे को, ये इधर भी तो शिफ्ट कर सकता था, उत्कर्ष इधर शिफ्ट कर सकता था, तो यहां पर भी तो हाइड्रोजन जुड़ सकता था। आई बात समझ में, इधर भी तो पॉजिटिव आ सकता था, जैसे यहां पॉजिटिव आया है, अगर ये इस तरफ शिफ्ट करा देते तो यहां पॉजिटिव आ जाता और यहां पर वो हाइड्रोजन चला जाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस केस में जब इधर शिफ्ट होता तो यहां हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, लेकिन इस केस में 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना हुआ है। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में देखो क्या होता है,
स्टेप 3 में फिर क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना हुआ है HOH, वाटर आता है, ठीक है। वाटर कहाँ जुड़ेगा, इस पोजीशन पे जाकर अटैच होगा। जैसे ही वहां अटैच होगा देखो क्या बनेगा, CH3 CHOH H पॉजिटिव CH3। समझ में आ रही है बातें। फिर क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, वहां से रिलीज हो जाएगा और आपका कंपाउंड तैयार है। H+ यहां से निकल गया, यही तो हमारा कंपाउंड है। समझ में आ रही है बातें। ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म हो गया। दूसरी बात चलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या चाहिए होता है, दूसरा HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉप्स। देखो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, BH3 से रिएक्शन हुआ है ना, BH3 से रिएक्शन हुआ तो यहां पर क्या होता है ना, ये BH3 है, इसका एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, यहाँ है ना, यहाँ चला जाता है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है और जो BH2 होगा वो यहाँ चला जाएगा। देखो कैसा हुआ, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर BH2 जुड़ गया। समझ में आ गई बात। लेकिन अभी यहीं पे नहीं रुकते, फिर क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और एल्कीन आता है यहाँ पे। जो आप एल्कीन के नंबर्स देखोगे ना, 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। फिर क्या होगा, BH2 का एक हाइड्रोजन इसे मिलेगा और BH कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये B है, एक H रह जाएगा और ये जो B है यहाँ जुड़ जाएगा। देखो CH2 पे जुड़ जाएगा और इसको एक हाइड्रोजन दे देगा। समझ में आ रही है बातें। नीचे दोबारा CH2 आ रहा है। ये कहाँ से आया, यही वाला देखो ना, उठा के मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये वाला उठाया यहाँ जोड़ दिया, ये B इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और ये ऐसे जुड़ गया। फिर अभी भी बात नहीं बनी, क्या होगा, फिर से एक एल्कीन आता है, समझे क्या, एल्कीन एक फिर से आया, फिर एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना BH के पास, तो ये हाइड्रोजन किसे मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, नहीं इसको नहीं, इसको मिल जाएगा और ये पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। कैसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा दिखेगा। देखो CH3 CH CH B CH CH, यहाँ पर CH CH2 CH3, ये 3 ऐसे जुड़ गए। अब क्या होगा, अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगले स्टेप में क्या लेना होता था, H2O लेना होता, 3 मॉलिक्यूल, OH माइनस एक्वस अल्कोहलिक कंडीशन होना चाहिए, है ना, बेसिक कंडीशन होना चाहिए और H2O2 के साथ होना चाहिए। होता क्या, देखो ये B दिख रहा है ना आपको, इस B को क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन मिलेगा। H2O में क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 H है और 3 OH है, यही है ना। 3H2O में 3 H है 3 OH है, तो 3 H इसको मिल गया, क्या बना ये BH3 बन गया ना। इसे इन तीनों कार्बन को जो कि B के साथ अटैच हैं, उन तीनों को क्या मिलेगा, OH मिल जाएगा। तो अब बताओ CH3 CH CH2 OH मिल गया और ऐसे कितने कार्बन थे, 3 ग्रुप थे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म भी हो जाता है, ठीक है, खींच लो। ओके, सेकेंड प्रिपरेशन का मेथड, दूसरा, हाँ दूसरा ले बताओ भाई। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये CH3MgBr RMgX, यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अच्छा इसका नाम क्या होगा बताओ, CH3MgBr का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो भाई ऐसा है कि हमारे पास है एक कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल किसे कहते हो, एल्डिहाइड हो
या फिर अल्कोहल हो। अल्कोहल। जैसे मान लो कि हमारे पास ये है क्या, एल्डिहाइड फिलहाल है, ठीक है। इसको रिएक्ट कराना है किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो ये सारी चीजें याद रखो, क्योंकि मैं रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी अब बोलूँगा, क्वेश्चन भी सारे कर लिया करो बुक के, ठीक है। रिवीजन तो हो ही रहा है, क्वेश्चन कर लो। ये देखो यहाँ पे अटैच हुआ, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये वाला डबल बॉन्ड, LGBr अटैच। ठीक है। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव के पास कौन जुड़ेगा, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, ये क्या कहते हैं, CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। मैग्नीशियम जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। मेटल हमेशा किसी भी नॉन मेटल से पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। अब देखो C के पास O है, O के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr चला गया। फिर देखो यहाँ पर है CH3, ये H, और यहाँ पर CH3 जुड़ गया, ये जो नीचे से जुड़ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब होगी इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में जनरली क्या लेते हैं, H3O+, ठीक है। चलो बोलिए, मैं तो आप लोग जब पूछूं तभी बोलिएगा, वैसे फिर वो हो जाता है, ज़्यादा हल्ला हो जाता है। CH3 CH3 CH3, समझ रहे हो इस बात को, ये बन गया, ठीक है। ठीक है। तो आपके पास ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। ये दूसरा प्रिपरेशन का मेथड है। क्वेश्चन क्या है या फिर क्वेश्चन बाद में ही बताऊंगा, अभी फिलहाल प्रिपरेशन पूरा करा ले रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल की बात करें तो देखो, कार्बोनाइल में आपके पास, हमारे पास एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। फिलहाल मैंने ले लिया एल्डिहाइड को। क्या लेते हैं यहाँ पर रिडक्शन के लिए, H2 और या फिर LiAlH4 या फिर NaBH4, इनमें से कोई भी ले लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, H2PD ले लो। होता क्या है यहाँ पर, देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये तोड़ा जाएगा, ठीक है। तोड़ कर क्या, नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन, समझ रहे हो इस बात को। ऊपर में भी एक H और नीचे में भी एक H, और एक H यहाँ पे दिख ही रहा है, तो CH2 हो गया। क्या बन गया, ये 1 डिग्री का अल्कोहल बन गया। समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा प्रेमांशु, ये अगर हमारे पास कीटोन होता तो किस डिग्री का बनता, यहाँ पर देखो फिर से बॉन्ड टूटेगा, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री बनेगा, एल्डिहाइड 1 डिग्री और कीटोन 2 डिग्री। प्रिपरेशन के यही 3 मेथड हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। ओहो गड़बड़ कर दिया ना। इंटेक्स का 11.4, शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। देखो मिथेनॉल है, क्वेश्चन है कि एक मिथेनॉल है। मिथेनॉल क्या होता है, एल्डिहाइड ही तो होता है, एक कार्बन वाला, और एक सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। समझ रहे हैं इस बात को। इस तरीके से सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया, हमें नहीं पता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। इससे रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड है वो कुछ गिवन है इस तरीके से, CH3CH, ये हमारे पास कंपाउंड है। ये पहले का आंसर है, पहले का क्वेश्चन है। और ये दूसरा क्वेश्चन फिर से वही, सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथेनॉल, और ये रहा आपका प्रोडक्ट। मतलब समझ रहे हो, प्रोडक्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है क्या होगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले तो ये रिएक्शन करके दिखाओ, है ना। रिएक्शन करोगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये पूरा कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, OMgX, यहाँ देखो एक H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, R, यही ना। रुको एक मिनट, फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ R है, ऊपर में OH आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या बोलो।
कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या लेंगे, मिथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको इससे रिसेंबल कराओ तो जरा, क्या दिख रहा है, देखो OH जहाँ दिख रहा है, OH यहाँ पे भी है, उसके बाद कार्बन है, कार्बन पे 2 CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, और बाकी जो है R है। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, R होगा, क्योंकि ये आपको तो दिख ही रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है ना ये। तो R की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, वो। तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आंसर क्या होगा, CH3CH CH3Mgx। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा। चलो इस केस के लिए आओ, वही है, सिमिलर ही है। इस पूरे को हटाओ यहाँ से, दिख रहा है ना ये। अब बाकी ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या दिख जाएगी तुम्हें, Mgx। समझ में आ गई बात, बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, क्वेश्चन दूसरा में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 बनाना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। अब ये कैसे बना है, तो इथाइल हमें किससे रिएक्शन कराना होता है, किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनाइल से रिएक्शन कराना होता है ना। तो वही कार्बोनाइल यहाँ पर डिसाइड करना है क्या होगा, है ना। तो इथाइल का मतलब C2H5, मैग्नीशियम का मतलब Mg और Cl। इसका रिएक्शन किससे कराना है भाई, मीथेनॉल से नहीं कराना है, मीथेनॉल से नहीं कराना। हमें नहीं पता कि वो क्या होगा, ठीक है ना। वो ऐसा होगा, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना। प्रोडक्ट पहले लिख दो, प्रोडक्ट में क्या है, CH3 CH2 CH2OH। समझिए, पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा जाता है, स्टेट देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये 3 चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट अगर देखना हो तो हम याद रखेंगे कि उस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग हुआ, ठीक है ना, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, ये सब वो स्ट्रांग हुआ तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। समझ रहे हैं ना। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के लिए आप क्या देखते हो कि उस मॉलिक्यूल का, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर एल्काइल हैलाइड हो, उसका हाइड्रोजन के वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सॉल्युबल होगा। समझ में आ रही है बातें। सॉल्युबिलिटी के लिए हम देखते हैं मॉलिक्यूल का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वहां पर किससे देखा जाता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कैसा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो और अच्छा है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो तो थोड़ा कम होगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरीके से आप समझेंगे सॉल्युबिलिटी। उसके बाद इसका स्टेट। तो चलो इन तीनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, स्टेट के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सारे के सारे कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। सबके सब लिक्विड स्टेट में होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ऑक्सीजन है ना इसमें, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, सारे के सारे लिक्विड में हो। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, स्टेट बदल के अब कैसा हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। कब तक, 10 से ऊपर जब कार्बन जाएंगे ना, ठीक है, 10 से ऊपर कार्बन जाएंगे तो उसका स्टेट जो है बदलता दिखेगा आपको। समझ में आ रही है बातें। यानी कि छोटे वाले अल्कोहल्स लिक्विड स्टेट में ही होंगे, पहली बात तो ये। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, MPBP, तो बताओ भाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेबिलिटी होती है खुद के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे मान लो ये CH3OH है, ठीक है ना, ये आपस में क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसका H इसके OH के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, स्ट्रॉन्ग वो भी, ठीक है। इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तीसरी बात,
सॉल्युबिलिटी के लिए वाटर के साथ तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, सॉल्युबिलिटी भी इसकी वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी होती है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक और बात, अगर आप ब्रांचिंग करने लगोगे तो मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसका साइज छोटा होते जाता है, नहीं, साइज छोटा होते जाता है स्फेरिकल होने की वजह से, और उसका वैंडर वाल फोर्स कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? सॉल्युबिलिटी के केस में याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? तो ये सारी बातें हैं जो कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में सीखनी है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में हम दो तरीके से बॉन्ड फ्यूजन समझेंगे। एक ये वाला बॉन्ड फ्यूजन, O और H के बीच बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, और एक बार C और O के बीच का बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। पहले फर्स्ट केस को देखते हैं। जब ये बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल कैसे बिहेव करता है, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। चलो इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। C है, O है, H है, और यहां पर सपोज कर लो मेरे पास कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये जाकर इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, न्यूक्लियस पे अटैक करना, पॉजिटिव पे अटैक करना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव ही तो होता है। जाके अटैक किया इन्होंने, अटैक करते हैं ये, तो क्या होता है, O के साथ कौन जुड़ जा रहा है, C जुड़ जा रहा है, देख रहे हो आप, है ना। और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, C है, और इस तरफ ये, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन उसे दिया। इलेक्ट्रॉन दोगे तो कमी होगी ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। आप देखो इस तरीके से आपके पास रिएक्शन देखने को मिलता है जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। समझ में आ रही है बातें? दूसरा, ये बॉन्ड टूटे तब अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। समझ में आ रही है बात? देखो कुछ एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो मैंने इसका रिएक्शन करा दिया H+ से, ठीक है। ये है, ठीक है। फिर यहाँ पर Br- आता है। Br- कार्बन पे अटैक करता है। कार्बन पे जैसे ही अटैक करता है ये निकल जाता है। ये C के साथ आप देख रहे हो Br जुड़ जा रहा है और H2O बाहर निकल जा रहा है। अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है ना उस पर। तो ये दो तरीके से बॉन्ड हम फ्यूजन को देखेंगे। चलो आओ रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट COH, ये बॉन्ड फ्यूजन। इसमें रिएक्शन फर्स्ट है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। बताओ आशीष, एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, यही सब ना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास CH3OH है, इसको आपने सोडियम से रिएक्शन कराया, क्या होगा, इसके H को यहाँ से निकाल के सोडियम खुद जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? O के साथ कौन जुड़ जाएगा, Na, और H यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, अगर दो मॉलिक्यूल तो H2 करके यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो याद रखना, कोई भी एक्टिव मेटल हो, जैसे मान लो मेरे पास फिनॉल ही है और यहाँ पर मैंने NaOH को ले लिया, सोडियम ना लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही ले लिया। फिर से यही क्या करेगा, ये O का जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिलीज करके
खुद सोडियम वहाँ चला जाएगा, ONA, ठीक है, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। देखो OH और H मिलके वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। इसे क्या कहते हो? एल्कोक्साइड, सोडियम मीथॉक्साइड। और इसको क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। दिस वन इज फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और ये क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड कौन सा है? ये मीथॉक्साइड है, मीथॉक्साइड। समझ में आ गई बात? ये पहला रिएक्शन हो गया, किसका? एक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं। चलिए एसिडिटी, दूसरी बार हम बात करते हैं एसिडिटी की। तो एसिडिटी में आपके पास एक है 1 डिग्री एल्कोहल, उत्कर्ष पहले ही बताया हुआ आपने, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। विच वन इज मोर एसिडिक? 1 डिग्री क्यों? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही है एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है ऑर्डर। इसका रीज़न समझो। होता क्या है कि O और H के बीच, जैसे यहाँ देखो O और H के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर O ले लेता है तो यहाँ से H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। H+ आसानी से रिलीज होने का मतलब यही तो होता है, एसिडिक है वो। लेकिन रिलीज करवाने नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की भरमार हो जाए तो किसी से क्यों लेगा वो इलेक्ट्रॉन? समझ में आ रही है बातें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, और ये क्या कर दे रहा है? इलेक्ट्रॉन पुश करके वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। यहाँ पर तो 2 मिल गए, अब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ऑक्सीजन को खींचने में, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर और दिक्कत, यहाँ तो महा दिक्कत। तो यहाँ से आप समझ सकते हो 1 डिग्री जो होता है ना, मोर एसिडिक होता है। अब बात आती है कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, जल्दी से बता दो। अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, विच वन इज मोर एसिडिक? फिनॉल। क्यों? देखो ये हमारा फिनॉल है, अगर ये हमारे पास एक H+ रिलीज करता है तो क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। जबकि सिंपल सा अल्कोहल एक हाइड्रोजन रिमूव करता है तो ये सिंपली एल्कोक्साइड बनाता है। बट विच वन इज स्टेबल? दिस वन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई इसकी? रिंग में ही फैला दिया, ठीक है, बाहर नहीं निकाल रहा वो, ठीक है, स्टेबल है ना ये। देखो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये पूरे रिंग में क्या करता है? रेजोनेंस के थ्रू बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है, ठीक है, जिससे बाहर नहीं निकल पाता नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे तो देखो ये बाहर निकल सकता है, बाहर जैसे निकलेगा वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। जो स्टेबल है वो तो जल्दी H+ रिलीज करेगा, दिस मीन्स ये आसानी से H+ रिलीज करेगा, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा। आगे बात समझ में? बात आती है फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन एंड फिनॉल, विच वन इज मोर स्टेबल? फिनॉल की फिनॉक्साइड आयन, तुम बताओ भाई उत्कर्ष। जैसे ये फिनॉक्साइड आयन O- है, ठीक है, ये जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे रेजोनेंस बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, फिर से ये जो आप देख रहे हो यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये समझ में आ रही है बातें? बोलो, क्लियर हो रहा है ना? तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये घूमता जा रहा है रिंग के अंदर, नेगेटिव चार्ज अपीयर होता जा रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही है सिर्फ, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जबकि अगर अब तुम फिनॉल ले लो, ठीक है, और इसके रेजोनेंस को देखो, बताओ भाई रेजोनेंस को बना रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ नेगेटिव, बट ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? यहाँ पॉजिटिव भी आ जा रहा है। समझे क्या? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है ना, पॉजिटिव भी आ जा रहा है यहाँ पे। फिर से आप रेजोनेंस बना रहे हो, ये ऐसे, ये ऐसे, तो देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है?
और पॉजिटिव चार्ज दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। फिनॉल के केस में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज अपीयर हो रहे हैं, फिनॉक्साइड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, चार्ज सेपरेशन किस में ज़्यादा है, फिनॉल में ज़्यादा है। तो जब चार्ज की वैल्यू हाई होती है ना, चार्ज या तो कम हो या तो ज़्यादा हो, चार्ज या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, दोनों ही केस में अनस्टेबिलिटी होती है। न्यूट्रल अगर कोई होता है स्टेबल होता है, दो दो चार्ज लेकर घूम रहा है अनस्टेबल, एक ही चार्ज लेकर। समझ में आ गई बात। चार्ज का होना अनस्टेबिलिटी का की निशानी है। अगला जो रिएक्शन है, कौन सा हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटने वाला, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया क्या, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल पढ़ लिया, एसिडिटी पढ़ ली है ना। एसिडिटी के ही अंदर हमने फिनॉल और फिनॉक्साइड को पढ़ लिया, फिनॉक्साइड और फिनॉल के स्टेबिलिटी को भी पढ़ लिया। अगला है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, थर्ड मान लो इससे। सबसे पहले तो एस्टर किसे कहते हैं पता है ना, दिस इज एस्टर, COOR, एस्टर होते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ये एल्कोहल है और यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओगे तो इसका H और इसका OH रिलीज हो जाएगा। ध्यान रखिए, इस पे मैं 1 लिख दे रहा हूं, इस पे मैं 2 लिख दे रहा हूं कार्बन को पहचानने के लिए, या फिर एक पे स्टार लगा दे रहा हूं, एक पे ऐसे ही रख दे रहा हूं, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो जो मेरे पास यहां से कौन मिलेगा, CH3O मिलेगा और यहां से CH3CO मिलेगा। देखो सुनो, ये पूरा हिस्सा इधर दिख रहा है आपको, ये पूरा हिस्सा इधर दिख रहा है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो कौन सा वाला, स्टार वाला है कि बिना स्टार वाला है, स्टार वाला है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ कि सिर्फ O के साथ H यहाँ से रिलीज हो रहा है। अगर तुम्हारा ये पूरा रिलीज यहाँ से हो जाता OH और इसका H होता तो बिना स्टार वाला ऑक्सीजन आता। लेकिन याद रखना, हम रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, उसमें यही बॉन्ड डिसोसिएट होता है। यहाँ पर अल्कोहल कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके जो मैकेनिज्म है एस्टेरिफिकेशन के, वो हम लोग बाद में देखेंगे आगे के रिएक्शंस में कैसे होते हैं, लेकिन फिलहाल यही याद रख लेना, ठीक है। तो हमने 3 रिएक्शन पढ़ लिए जिसमें अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगला जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो बॉन्ड फ्यूजन पढ़ने वाले हैं, वो है COH, ये बॉन्ड टूटने वाला। यहाँ पर अल्कोहल कैसा है बोलो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। पहला इसमें रिएक्शन है, रिएक्शन विद PX3। ये रिएक्शन कहाँ पढ़ा हुआ आपने, याद है तुम लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड पढ़ा हुआ है। PCl3 से रिएक्शन कराते हो, आशीष बताओ क्या होता है। ये पूरा यहाँ से हट जाता है, CH3Cl और H3PO3 बने। ये पहला रिएक्शन याद रखिएगा। दूसरा याद रखेंगे, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन विद लूकस रिएजेंट। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था बताओ, ठीक है। क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस AlCl3। जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो पूरा हिस्सा यहाँ से रिलीज हो जाता है और वहाँ पर कौन जुड़ता है, Cl, और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री वाले में टर्बिडिटी नहीं आती है, 2 में 2 से 5 मिनट के बाद आती है, और 3 डिग्री में इमीडिएटली आ जाती है। जो थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये बॉन्ड फ्यूजन, इसमें थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है ना बॉडी से, डिहाइड्रेट होते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें डिहाइड्रेशन में क्या करना है, सपोज करो हमारे पास
CH3 CH2 CH2OH है। यहाँ करना क्या है, H+ लेना है और हीट लेनी है, ठीक है, H+ और हीट लेनी है। कार्बन बढ़ जाते हैं ना, कार्बन नहीं बढ़ते हैं बेटा, ये H2 माइनस हो जाएगा। वाटर रिलीज है। डिहाइड्रेशन का मतलब, डी मतलब हटना, हाइड्रेशन मतलब वाटर हटना। कैसे हटेगा, देखो जिस कार्बन के पास OH लगा हुआ वो तो गायब होगा ही, उसके बगल वाले में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और आपका ये दिख रहा है जो CH डबल बॉन्ड CH2, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तरह ही है। आ जाओ, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं कैसे होता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जरूर आता है समझ। ये आपके पास ये, ठीक है, क्या लिया आपने, H+ लिया है यहां से और हीट लिया। ये दिख रहा है ना ऑक्सीजन, ये जाएगा इसके पास, फिर क्या करेगा, उसे पॉजिटिव का अपीयर करवा देगा उस पर, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन उसे दिए तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आशीष। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड है यहाँ से टूट जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है ना, एक बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसे मिल जाता है, OH को मिल जाता है। तो वाटर करके ये यहाँ से निकल गया, तो वाटर करके यहाँ से जब निकलेगा तो कैसा दिखेगा तुम्हें, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा ना, इलेक्ट्रॉन लेकर भागा वहाँ से, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, H2O जो निकला है यहाँ से, वही इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन को एक्सेप्ट क्यों करेगा, बेस की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाना। H+ रिलीज कौन कराता है, प्रोटॉन आर द बेसेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगले केस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है ना जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यही मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। तो प्रिपरेशन की ये तीनों मेथड आपने पढ़ लिए हैं। आइए बात करते हैं अगले रिएक्शन की ओर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये किसी का पार्ट नहीं है। देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार ये बॉन्ड रीजन पढ़ा, यहाँ पे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसने 3 रिएक्शन पढ़ लिए। एक तो रिएक्शन विद सोडियम पढ़ लिया, ठीक है, एक तो रिएक्शन विद, और एक एसिडिटी पढ़ ली, ये सारे रिएक्शन, और एक एस्टेरिफिकेशन पढ़ लिया, और एक ये बॉन्ड टूटने वाला जहाँ पर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। PCl3 से रिएक्शन, लूकस रिएजेंट से रिएक्शन और डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये 3 रिएक्शन वहाँ पढ़ लिए। अब ये जो रिएक्शन है उन सब से हट के, थोड़ा हट के, ठीक है, इनका पार्ट नहीं है। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास है यहाँ पर एक अल्कोहल, आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कराइए। देखो ऑक्सीडेशन कराओगे, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर भी ऐसे, ये पूरा यहाँ से निकल गया, ठीक है, क्या बना, एल्डिहाइड बना। ये एल्डिहाइड यहीं तक स्टेबल नहीं रह पाता, क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो उत्कर्ष, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन जो करा रहे हो आप, तो यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं, कोई बताएगा मेरे को, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये माइल्ड होता है। दूसरा अल्कोहलिक K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, अल्कोहलिक KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, हाँ, एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7,
PCC CrO3 एसिड के प्रेजेंस में कॉपर विद 573, इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहते हैं PCC, पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्योंकि वो अल्कोहल से बस यहीं तक एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। बाकी सब को यूज़ करोगे तो वो फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक देगा। PCC यूज़ करोगे तो बस एल्डिहाइड तक ही देगा। इसमें भी देखो, अगर तुम्हारे पास CH3CH2OH 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री यहाँ पर PCC ले लिया, क्या बन गया? ये क्या है? एल्डिहाइड है। अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, फिनॉल की प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो इसमें पहला जो प्रिपरेशन है फ्रॉम अराइल हैलाइड है ना, हेलोएरिन्स। मान लो ये मेरे पास CH जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पर? NaOH, ठीक है। NaOH लेते हैं 623 केल्विन और 300 ATM। ये याद रखने वाली बात है। क्या बनेगा भाई? ONA। देखो ये Cl और H निकल गया यहाँ से, ONA यहाँ पर चला गया, ये कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? बोलो। HCl से करा देते हैं, ठीक है। Na और Cl यहाँ से बाहर और H चला जाएगा यहाँ। क्या बना? फिनॉल का OH। दूसरा फ्रॉम, अगला रिएक्शन किससे है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेरे पास ये बेंजीन है, मैंने इसका रिएक्शन H2SO4 और SO3 दे लिया, इसको H2S2O7 कहते हैं। H2S2O7 ओलियम के नाम से जाना जाता है। इनके रिएक्शन से बन जाता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर SO3H जुड़ जाता है, ठीक है। फिर क्या लेते हैं यहाँ पर? NaOH लेते हैं, HCl लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? NaOH। NaOH लोगे तो फिर से सोडियम फिनॉक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम H+ लेंगे अगर यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बातें? डायज़ोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट, सुनो, इसमें प्रिपरेशन के लिए कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, इन सबको रटना पड़ेगा आपको। फिनॉल वाले में चारों रिएक्शन रटने ही होते हैं। चलो, क्या कहता है? बेंजीन सल्फोनियम, ये डायज़ोनियम सॉल्ट, ऊपर में NH2 लगा हुआ है, एनिलीन। उत्कर्ष बता, एनिलीन को कैसे कन्वर्ट करोगे डायज़ोनियम में? HX लेते हैं और 273 to 278 और 0 to 5 ATM रेशियो, ठीक है। क्या बन जाता है यहाँ पे? 2x N2 plus X minus बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, है ना। बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड को अगर आप किससे रिएक्शन कराओगे? वार्म वाटर लेंगे, है ना। C2H3OH अच्छा नहीं है, वार्म वाटर ले लो। C2 मतलब अल्कोहल लोगे ना, तो फिर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वार्म वाटर लेते हैं, तब जाके ये फिनॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो लास्ट रिएक्शन है D, फ्रॉम क्यूमीन। क्या होता है क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। ये रहा बेंजीन।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है बताओ उत्कर्ष, क्या लेते हैं? O2 लेते हैं ना। O2 लेते ही क्या बन जाता है ये, जो ये इस तरफ कार्बन है, ये कार्बन है, दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आपका CH3 है, इधर भी आपका CH3 है, ऊपर में क्या जुड़ेगा? O, एक और O और एक H, ऐसे जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन हटाओ, कुछ ऐसे बना। जब ये होगा तो इसको हम फिर से H+ से रिएक्ट कराएंगे। जैसे रिएक्ट कराएंगे ये पूरा हिस्सा यहाँ से गायब, और ये OH कहाँ जुड़ जाएगा? बेंजीन के साथ। ये बन गया आपका कीटोन, CH3CO CH3। इसका नाम क्या है ये जो बना हुआ था इंटरमीडिएट? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, है ना। तो ये 4 इसके प्रिपरेशन के मेथड है। आ जाओ प्रॉपर्टी, चारों रिएक्शन याद रखिए के अंदर। आप चलिए प्रिपरेशन हो गई, प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बताओ मेरे को, ये जो आपके पास फिनॉल होंगे इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? मोर देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगी ना। दूसरी बात, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना। तीसरी बात, इसमें स्टेट इनका कैसा होगा? सर वो लिक्विड स्टेट होगा, छोटे वाले का, हाँ बड़े वाले का सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, ब्रांचिंग होने से क्या होता है? लो हो जाएगा, डिक्रीज होता है। तो खैर इसमें तो ब्रांचिंग में कोई सीन नहीं है, ठीक है। कार्बन के नंबर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है, ये भी बात याद रखनी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप याद रखोगे। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको अब पता ही है कि सारे के सारे रिएक्शन होते हैं। तो पहला इसमें रिएक्शन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं बताओ? ठीक, इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं ना। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये फिनॉल है, मैं अगर रेजोनेंस कराता हूँ, रेजोनेंस कराऊंगा तो क्या होता है? अब रेजोनेंस पूरा नहीं कर दिखा रहा है यहाँ पे, बस ये समझो जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ और यहाँ, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता भी है तो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पे या तो पैरा पे, इन दोनों जगहों पे तो जुड़ सकता है। तो याद रखना ये जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अभी, 3-4 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ये आपका ऑर्थो और पैरा ग्रुप यहाँ पर मिलेगा, जिसमें पैरा वाला क्या होता है? स्टेबल होता है। ये पता है ना, पैरा ग्रुप स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? स्ट्रक्चर के वजह से। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था परसों ही। पहला देखो नाइट्रेशन, फर्स्ट रिएक्शन है इसमें नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल यूज में आएगा वो ये आएगा। ले लिया आपने बेंजीन, यहाँ से OH लिख दिया, आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, डाइल्यूट ले लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, डाइल्यूट ले लो, ठीक है। डाइल्यूट ले लो HNO3, तो यहाँ पर बन गया कौन? NO2+, और यहाँ पर H2SO4 भी तो लेना होता है। तो NO2+ नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इन दोनों से, है ना। और ये कहाँ जुड़ेगा? ये वेदर इट विल ऑर्थो पोजीशन, NO2 यहाँ जुड़ सकता है या तो ये यहाँ जुड़ सकता है, ठीक है। दिस वन इज पैरामेट्रोफिनॉल, है ना। दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ सिमेट्री लैटिस में फिट हो जाता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ऑर्थो है ये और ये पैरा है, which one is more volatile? Which one is more volatile? सर ऑर्थो ऐसा क्यों? वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है। ये जो हमारा ऑर्थो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फोर्स कम
इसके दो एटम जो नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर। इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर क्वेश्चन आता है, H बॉन्डिंग करता है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग करने से मॉलिक्यूल छोटा ही रह जाता है, छोटा रह जाएगा तो उसे बॉइल करना आसान होता है, समझे। जबकि पैरा वाले में देखो अब ये तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से रहा, क्या करेगा, अगले मॉलिक्यूल को ढूंढेगा, आगे के मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा, ढूंढेगा, क्योंकि उस सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। समझ रहे हो इस बात को। ये ह्यूज मॉलिक्यूल बनाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। ह्यूज मॉलिक्यूल से को बॉइल करना क्या होगा, मुश्किल होगा। समझ में आ रही है बात है, ये पूछा जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर डाइल्यूट के बदले अब कॉन्सेंट्रेटेड ले लूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया इतना ना। नाइट्रेशन में ही अगर यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेटेड ले लूँ, ठीक है, तो इस केस में ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, NO2 यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीनों जगहों पे NO2 जुड़ जाएगा। इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और पिपरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रेशन भी समझ गए। आइए बात करते हैं अगला जो रिएक्शन है इसमें, उसको रिएक्शन है वो है सेकंड वन, हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में आपके पास वही फिनॉल है, ठीक है। देखो Cl2 ले लो, एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड होता है, क्या करेगा, Cl प्लस करके और AlCl4 माइनस करके ये बना देगा, ठीक है ना। कहाँ पे जुड़ेगा, और तो पे तो दो जगह पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे Cl जुड़ सकता है और यहाँ पे जुड़ सकता है, दो जगह जुड़ सकता है, ठीक है। Br2 ले लो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। तो मेरे को एक बात बताओ, Br2 और CS2 क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। बताओ मेरे को, ये तो OH है ही, यहाँ पे Br जुड़ सकता है या तो पैरा पे, दोनों जगहों पे आपका Br जुड़ सकता है। लेकिन इन केस Br2 वाटर ले लो, ब्रोमीन वाटर ले लो, ऐसे में जो होगा Br तीनों पोजीशन पे जुड़ेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नाम का ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये पहला रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया फिनॉल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल, 3-मिथाइल फिनॉल। फिनॉल तो है ही 1, 2, 3, 3-मिथाइल। अब इसका NO2 जोड़ना, NO2+। तो मेरे को बताओ एक बात कि कहाँ पे मोनोनाइट्रेशन एक ही NO2 जोड़ना, कहाँ जुड़, यहाँ जुड़ जाए या यहाँ जुड़ जाए, सर पैरा में होगा, यहाँ भी जुड़ सकता है ना, दोनों जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए पैरा होगा, इसके लिए ये पैरा होगा। हाँ। यहाँ भी जोड़ोगे तो इसके लिए तो नहीं, इसके लिए यहाँ जोड़ोगे तो इसके लिए ऑर्थो होगा, इसके लिए भी ऑर्थो होगा। हाँ। यहाँ जोड़ोगे तो इसके लिए पैरा होगा, इसके लिए ऑर्थो होगा, उसके लिए पैरा होगा। उल्टा बोलते हैं। तो आपने कंफ्यूज कर दिया। OH है ये, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे अगर NO2 को तो ये इसके लिए पैरा हो गया और इसके लिए ऑर्थो हो गया, तो ये प्रोडक्ट सही होगा, है ना। अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो दोनों के लिए वो ऑर्थो होगा, जो कि ऑर्थो वाले ज्यादा स्टेबल नहीं। उसके बाद देखो सर, लेकिन उससे फर्क थोड़ी पड़ता है CS3 से। CS3 होता है लेकिन ऑर्थो, हाँ नहीं, वो मेटा डायरेक्ट नहीं होता। नहीं मेटाडाइट CS3 प्लस का इफेक्ट देता है और इलेक्ट्रॉन रिंग को एक्टिवेट करता है, पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे OH है ना, जैसे Cl है, NH होता है ना, NH3 होता है ना मेटा डायरेक्ट, NO2 होता है। C वाले भी तो होते हैं CS3 कार्बन वाले नहीं। हाँ
कार्बोक्सिलिक भी तो होता है। कार्बोक्सिलिक अलग है। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन ये सारे जो है मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। CH3 तो क्योंकि वो सी की वजह से तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी पे जाता है, उसकी लोन पे है। उसका अलग होता है। डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। अब मैं इसका 3 मिथाइल फिनॉल लेता हूँ फिर से। दो मॉलिक्यूल ले लिया तो एक कहीं और दूसरा कहीं और जोड़ना, दो जोड़ने हैं इसमें। मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ NO2 को, और यहाँ पे भी तो जोड़ सकता हूँ। समझ में आ रही है बातें? कोई डाउट है बताओ? नहीं। तो और एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइनाइट्रेशन कराओगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? अगर मैं यहाँ जोड़ूं, यहाँ पर NO2 को जोड़ता हूँ, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं यहाँ जोड़ूं, यहाँ तभी तो पॉसिबल है। आशीष समझ नहीं आ रहा ना? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा। देखो इसके लिए ये क्या बन गया? पैरा। और इसके लिए तो ऑर्थो भी है, तो ये भी तो पॉसिबल है। हाँ। ये भी केस हो सकता है इसके लिए भी। इसके लिए पैरा है, उसके लिए ठीक। ठीक है, चलिए अगला जो रिएक्शन है उसको भी समझ लेते हैं। कोल्ब्स रिएक्शन नेम रिएक्शन के अंदर आएगा ये। कोल्ब्स रिएक्शन क्या होता है? कोल्ब्स रिएक्शन बताओ भाई। रिएक्शन विश्वा नेम रिएक्शन होता है। फिनॉल को उसमें कन्वर्ट कर, उसके बाद ऑर्थोपेल्डिहाइड आ जाता है। अगर मान लो ये फिनॉल है, क्या लेते हो यहाँ पे? रिएजेंट बताओ जल्दी। क्लोरोफॉर्म NaOH लेते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर CO2 लेते हैं तो वहां पर COOH जुड़ जाएगा एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो NaOH ले लो, क्या बन गया? ONA सोडियम फिनॉक्साइड। फिर क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। CO2 लेते हैं तो ये तो ONA तो रहेगा ही रहेगा, COOH रहेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? बट ये इंटरमीडिएट होता है। जैसे ही आप H प्लस लेते हो, एसिड लेते हो ना, तो यहाँ से ये Na हट जाता है, H जुड़ जाता है, और ये पूरा कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और दूसरा क्या नाम हो सकता है इसका बताओ? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरा रिएक्शन है राइमर डायमंड रिएक्शन। बताओ। एल्डिहाइड बनेगा इसमें। राइमर CHCl3 रिएक्शन क्या कहता है ये राइमर डायमंड रिएक्शन? फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल है ये, ठीक है। बताओ भाई उत्कर्ष क्या रिएजेंट होगा? CH3 plus aqueous NaOH। aqueous NaOH। और क्या लेते हो बताओ? यहाँ पर ONA तो है ही, यहाँ पर CHCl2 बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसमें? NaOH फिर से लेंगे। NaOH लेंगे तो क्या बनेगा? ये अभी इंटरमीडिएट बना है। NaOH लोगे तो ये Cl2 यहाँ से निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? Cl2 निकलेगा, 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो क्या होगा? बेंजीन के ऊपर ONA तो दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर COH। देखो ध्यान से, 2 Cl निकल गया ना, 2 Cl निकलने से क्या हुआ? एक ऑक्सीजन आ गया। फर्दर आप इसमें क्या डालोगे? एसिड। ONA की जगह H जुड़ गया, बन गया आपका क्या? सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, नेम रिएक्शन में ये सब आते हैं। जो अगला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट।
विद Zn डस्ट। बहुत आसान है, फिनॉल रहा है ये। जिंक ले लो, एसिड ले लो थोड़ी, क्या होगा? ये पूरा का पूरा यहाँ से हटाओ, O को हटाओ, बेंजीन में बदल गया और ZnO, तो बेंजीन में बदल गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या होगा? रिडक्शन हुआ। इस तरीके से इतने सारे रिएक्शन आपको फिनॉल में पढ़ने हैं। ओके, चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। ईथर्स को समझते हैं। चलो नेमिंग देख लेते हैं पहले। CH3OCH3 है ये, इसकी नेमिंग करते हैं। देखो जहाँ पे O जुड़ा हुआ है और छोटे कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सपोज करो मेरे पास CH2CH3 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर इसे आप कहते हो मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करेंगे हम। सपोज करो CH3O CH3 CH2 CH3 ये है, तो ऐसे केस में यहाँ नहीं, यहाँ पे ये दिया हुआ है। इस केस में आप क्या करोगे? मेन चेन तो ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लिखेंगे 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। बेंजीन के साथ अगर जुड़ जाए OCH3, क्या नाम होता है इसका? एनिसोल। ठीक है, ये है इसकी नेमिंग। आओ हम बात कर लेते हैं, ये पोलर नेचर का होगा कि नॉन पोलर होगा, कैसा होगा? पोलर होगा। ठीक है ना। चलिए प्रिपरेशन समझ लेते हैं, इसमें खास नहीं है कुछ। अब प्रिपरेशन को समझते हैं। प्रिपरेशन में 2 ही रिएक्शन आपको रटना होगा। पहला है रिएक्शन, पहला है क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सुनो, यहां पर आपके पास एल्कोहल दिया हुआ है 443 केल्विन और एक है 413 केल्विन। 2 अलग अलग टेम्परेचर होने चाहिए। दोनों ही केस में आपको एसिड लेना है। फर्स्ट केस में अगर आप 443 केल्विन लेते हैं तो इस समय आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। फर्स्ट वाले पोजीशन से OH निकलता है, उसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकलता है और ये बन के तैयार हो जाता है तुम्हारा एल्कीन। लेकिन अगर 413 केल्विन लोगे तो ऐसे केस में ईथर बनता है। देखो 2 कार्बन है ना यहाँ पे, फिर बीच में ईथर बन के तैयार होता है। ठीक है, अब हम ईथर वाले रिएक्शन को देखते हैं। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आओ समझते हैं क्या होता क्या है इसमें। सपोज करो कि CH3 CH2 OH नाम का ये है ईथर एल्कोहल। हमने एसिड से रिएक्शन कराया, इसे एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये H+ पे अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा करने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये जो हमारे पास दूसरा अल्कोहल है ये आता है, इस पे अटैक करता है। जैसे अटैक करता है ये वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव होते ही CH3 CH2 O के साथ H और ये O किसके साथ कनेक्टेड है? CH2 CH3 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे?
ये जो H प्लस है ना, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है H प्लस, ठीक है। और ये बन जाता है आपका CH3 CH2 CO CH3 और H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर अल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री का होता है यहाँ, वो अभी फ़िलहाल अभी पढ़ना नहीं है, तुम लोग को हायर क्लास में पढ़ना है वो। दूसरा है विलियमसन। देखो इसमें क्या हो रहा है। विलियमसन सिंथेसिस में आपको एक लेना होता है एल्काइल हैलाइड और एक एल्कोक्साइड। दोनों को रिएक्ट करने के बाद ईथर का फॉर्मेशन होता है। देखिए एल्काइल हैलाइड में आपके पास CH3Br है, ऐसा करके। एल्कोक्साइड में CH3 CH2O Na। ये हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड है। ये Br यहाँ से और ये Na यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये हिस्सा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। CH3O CH2 CH3। बात यहाँ समझने वाली है कि ये एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री फॉर बेस्ट प्रोडक्ट। NaBr यहाँ से रिमूव हो गया। देखो कैसा होता है, जैसे मान लो कि CH3Br एक एल्काइल हैलाइड लिया, C2H5ONa ले लिया। ऐसे में इन दोनों ने रिएक्ट करा। रिएक्ट करने से ये Br और ये Na निकल जाता है। O और C2H5 ऐसे अटैच हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये गलत है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस केस में एल्काइल हैलाइड क्या है, 3 डिग्री है और यहाँ पर आपका SN1 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। जो ये O माइनस है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। इसको अल्फ़ा कहते हो, इसको बीटा कहते हो। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से Br रिमूव होगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे में आपका CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर HBr निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है, हमेशा अगर आपको प्रोडक्ट ईथर चाहिए तो एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। मुझे अगर यहाँ पर C2H5Br लगाना है, C2H5Br लगा देता हूँ यहाँ पे और इन दोनों को रिएक्ट करा रहा हूँ, तो Br और Na हट के अब ये ईथर बन सकता है। अब ये आपका ईथर बन के तैयार हो गया। चलिए, 2 प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, इनको आपने याद रखना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ानी है ना, प्रॉपर्टीज। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्युबिलिटी के केस में याद रखना होगा, चाहे वो ईथर हो चाहे वो अल्कोहल हो, ये दोनों सेम सॉल्युबिलिटी रखते हैं, सिमिलर होते हैं सॉल्युबिलिटी के केस में। सिमिलर क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है वो बताने वाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखो तो यहाँ पर एल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ ईथर। ईथर से कहीं ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है अल्कोहल्स की।
तो सॉलिबिलिटी का जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूल का वाटर के साथ H बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग का रिलेशन। ठीक है, यहाँ देखिए अगर ROR है, ये ROR ईथर है, तो ईथर के केस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अल्कोहल हुआ, वो आपके दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यही रीज़न है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस किसका हो रहा है, अल्कोहल के साथ हो रहा है, ना कि ईथर के साथ हो रहा है। इसीलिए अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है एज दैट ऑफ ईथर्स। वाइल सॉलिबिलिटी की बात की जाए, सॉलिबिलिटी में याद रखेंगे ये दोनों के दोनों, चाहे वो ईथर हो चाहे वो अल्कोहल हो, ये दोनों वाटर के साथ ज़बरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये हमारा ईथर भी कर सकता है, अल्कोहल भी कर सकता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से सॉलिबिलिटी इन दोनों की सिमिलर होती है और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कहीं ज़्यादा होती है। ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए बात करते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टी की दूसरी। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर दो रिएक्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड के बारे में समझते हैं क्या होता है। सपोज किया हमने कि ये हमारे पास एक ईथर है। इस ईथर के केस में इस ईथर में हमने HI इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड है। ये एसिड के साथ क्या होता है, देखिए लोन पेयर H के पास गया, H के साथ इन्होंने रिएक्शन करा। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। अब बारी आती है I- की, जो एक बचा हुआ I- छोटे वाले पर जाकर अटैक कर देगा, CH3 पे जाकर अटैक कर देगा। तो CH3I और ये है हमारे पास CH3 CH2OH करके एक अल्कोहल बन जाएगा। बात समझने वाली ये है कि इस क्लीवेज में फॉलो हो रहा है कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के केस में याद रखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। आप देख रहे हो कि इस साइड छोटा कार्बन, यहाँ पर आसानी से अटैक हो जाता है। ठीक है, यहीं पे एक और रिएक्शन देख लेते हैं, इस रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए। सपोज करते हैं हमारे पास CH3C ये, और हमने इसका HI से रिएक्शन कराया, तो ऐसे केस में ये SN2 को नहीं SN1 को फॉलो करेगा। कैसे, देखिए होता क्या है, ये अटैक किया इन्होंने, CH3 CH3 OH CH2 CH3। बारी आती है I- की, तो I- के अटैक करने से पहले ये क्या हो जाता है, टूट के कार्बोकैटायन फॉर्म कर देता है। जैसे ही कार्बोकैटायन इन्होंने बनाया CH3 CH2OH, तो I- जाकर यहाँ पर अटैक कर देगा, और I- के अटैक करते ही ये आपका कंपाउंड तैयार है। ठीक है, तो हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि I- या फिर I कहाँ कनेक्ट होगा, या तो 3 डिग्री कार्बन दिखे वहाँ, या तो छोटा कार्बन दिखे वहाँ। दो केसेस में, जहाँ छोटा कार्बन है वहाँ पे वो SN2 की तरफ मैकेनिज्म शो करेगा, जहाँ 3 डिग्री है वहाँ पर SN1।
कुछ रिएक्शंस इनके कुछ रिएक्शन छोड़ो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, ये रहा ईथर। अगर हम इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल वेदर ऑर्थो और पैरा इन दोनों पोजीशन पे अटैच हो सकता है। इसलिए क्योंकि जब हम इसे रेजोनेंस करके दिखाते हैं तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, नेगेटिव यहाँ, यहाँ और यहाँ अपीयर हो, ऑर्थो और पैरा पे अपीयर होता है। तो इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। पहला हैलोजिनेशन, उसे देख लेते हैं। फर्स्ट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में यही है, OCH3 Br2 ले लो, ब्रोमीन ले लेते हैं और इसकी जगह पे इथेनोइक एसिड ले लेते हैं। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड होता क्या है, Br+ नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ऑर्थो पे या फिर पैरा पे आसानी से अटैच हो जाता है। पैरा 1 इज द मोर स्टेबल। उसके बाद दो और रिएक्शंस हैं, ठीक है, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन। दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में भी वही जो हम पहले पढ़ते आए, क्या लेना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दोनों के मिलने से बना NO2+ और ये ऑर्थो या तो पैरा पे जुड़ सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट यही बनेगा, OCH3, यहाँ पर आप NO2 जोड़ दो, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे NO2 जोड़ दो, OCH3। अगला जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, थर्ड वन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन सी। ये हमारे पास OCH3 है, हमने यहाँ पर CH3Cl लिया और एनहाइड्रस AlCl3 लिया। इन दोनों में रिएक्शन हुआ, CH3+ बना और AlCl4- बना। CH3+ जो होगा वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ सकता है या तो पैरा पे जुड़ सकता है। इसको हम कहते हैं एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है क्या, एल्काइल हैलाइड। अगर तुम असाइल हैलाइड यूज कर लो, एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बन एक इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हुआ, ये जाकर ऑर्थो या पैरा पे जाकर जुड़ जाएगा। ऐसे करके कंपाउंड बन जाएंगे। इतने सारे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शंस होते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है।